बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कल हमने जहाँ तक इस टॉपिक को डिस्कस किया था वो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ मॉर्फिन, जो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी मूड इफ़ेक्ट्स तक। आज हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन कंटिन्यूड है। तो इसमें डिप्रेशन सबसे पहले आ जाता है। डिप्रेशन कहाँ कहाँ करता है ये डिप्रेशन? ये रिस्पायरेटरी सेंटर पे डिप्रेस करता है। बोथ रेट एंड डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन आर डिमिनिश्ड। जो रिस्पायरेशन है, जो ब्रीथिंग है हमारी, उसकी रेट और डेप्थ दोनों को ये क्या करता है? डिमिनिश कर देता है, गायब कर देता है। ये मॉर्फिन का एक इफ़ेक्ट है और ये डेंजरस है हेड इंजरी में और एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए। अगर किसी को कोई हेड इंजरी हुई हो या किसी को एस्थमा हो, उन पेशेंट्स को आप ये नहीं दे सकते। ये फेटल हो सकता है, उनकी जान के लिए भी ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा ये जो है वो 2 कप सेंटर्स जो है उसको डिफ्रेस करता है। तो ये कप में भी दिया जाता है, लेकिन कप में इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। और कप में इसका एक मॉलिक्यूल है जिसे हम कोडीन के नाम से जानते हैं। वो नॉर्मली कप सिरप में यूज़ होता है और आप जानते हैं कि कप सिरप में थोड़ा सा नशा भी होता है, जो है वो नशा आवर दवा की तरह हमें लगता है। तो वो बिकॉज ऑफ कोडीन, क्योंकि उसमें मॉर्फिन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है कोडीन, उसकी वजह से होता है। इसके अलावा ये टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो है उसको भी डिप्रेस करता है। डिप्रेशन जितना ये करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करता है, कफ सेंटर को डिप्रेस करता है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो है उसको भी डिप्रेस करता है, उसकी डिप्रेशन करता है। और वेजोमोटर सेंटर जो है हमारी बॉडी का, उसको भी ये डिप्रेस करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि इसके हाई डोजेस जो है, अगर हम मॉर्फिन की हाई डोजेस को यूज़ करें तो ये बीपी में, ब्लड प्रेशर में फॉल कॉज करता है, बीपी को लो करता है। अब स्टिमुलेशन में क्या करता है कि ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है हमारे पास, CTZ जिसे हम कहते हैं, उसको सेंसिटाइज करता है और जो और इम्पल्सेस हैं उनको भी सेंसिटाइज करता है, जिसकी वजह से ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है इसकी एक्टिविटी डिप्रेस हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है, सॉरी। और इंडेंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस मियोसिस, ये हमारे पास एक ब्रेन में एक छोटा सा न्यूक्लियस है जिसके मुख्तलिफ काम है, जो मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ करवाता है, उसको भी ये स्टिमुलेट करवाता है। वेगल सेंटर को ये स्टिमुलेट करवाता है, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया क्या करता है, जो ब्रीथिंग रेट है हमारा उसे लो कर देता है। और हिपोकैम्पल सेल्स की कन्वर्जन काज करता है, जिसकी वजह से गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जिसे हम गाबा कहते हैं, उसकी रिलीज़ को ये इनहिबिट करवा देता है मॉर्फिन के इफेक्ट्स इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। इस डायग्राम को आप खुद ही देख लीजिएगा। ये देखिए स्टिमुलेशन इफेक्ट जो है यहाँ पर है और डिप्रेसिंग इफेक्ट जो है वो यहाँ पर दिए हुए इन्होंने कि क्या किस किस जगह पर क्या इफेक्ट ये शो कर रहा है। इस डायग्राम को हम डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ऑर्गन बाय ऑर्गन। सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पर। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पर ये हमारा वो सिस्टम है जहाँ से हमारे पास बहुत सारे जो हमारे हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, और उन हार्मोन की रिलीज़ में भी मॉर्फिन का बड़ा अहम रोल होता है। अगर आप मॉर्फिन यूज़ करते हैं तो क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन, ये दोनों इनहिबिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के जो लेवल्स हैं वो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि जो 2 हार्मोन्स हैं ये इनको एक्टिवेट करवाते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए इनकी सिर्फ ये शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप मॉर्फिन यूज़ करें तो शॉर्ट टर्म के लिए FSH, LSH, LH और ACTH की जो लेवल्स हैं वो लोअर हो जाएंगे और जो टॉलरेंस है वो डेवलप होगी। मतलब हमारे अंदर ये टॉलरेंस डेवलप होगी कि ये जो लेवल्स के लोअर होते हैं हम उसके ख़िलाफ़ टॉलरेंस क्रिएट कर लेंगे और उसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर कोई इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिक्रीज इन लेवल्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बट नो इनफर्टिलिटी। कह रहे कि जो हमारे सेक्स हार्मोन्स है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं उनकी जो रिलीज़ है, उनकी जो लेवल्स है वो भी लो हो जाते हैं, लेकिन इससे हमारे ऊपर कोई इनफर्टिलिटी नहीं आती, ना मेल में ना फीमेल में कोई इनफर्टिलिटी नहीं आती। इंक्रीज ADH रिलीज ओलिग्यूरिया, ये ADH जो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज़ करवाते हैं और वो क्या करवाते हैं कि ओलिग्यूरिया करवाते हैं, पेशाब जो है, जो यूरिनेशन है उसकी अमाउंट को डिक्रीज़ करवाते हैं। अब CVS पे अगर हम आ जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, तो इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है हार्ट पर, लेकिन करवाता क्या है, वेजोडाइलेशन करवाता है। वेजोडाइलेशन का मतलब कि वेजल्स को डायलेट करता है, हिस्टामिन रिलीज करवाता है, डिप्रेशन ऑफ वेजोमोटर सेंटर करवाता है और जो ब्लड वेसल्स है डायरेक्टली उसका जो टोन है उसको डिक्रीज करता है और वेजोडाइलेशन इस तरह करवाता है। कार्डियक वर्क रिडक्शन ड्यू टू कंसिस्टेंट वेजोडाइलेशन, और कार्डियक वर्क जो रिडक्शन है, कार्डियक का जो लोड है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस हो जाता है कि हमारे पास वेजोडाइलेशन होती है, जब वेसल डायलेट होती है तो कार्डियक को इतना फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इजीली ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली जो रिडक्शन है कार्डियक वर्क में वो हो जाती है।
इसके बाद है जीआईटी। जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कॉन्स्टिपेशन करवाता है, जो बहुत सारी बीमारियों की माँ कहलाती है, मदर ऑफ मैनी डिजीज। ड्यू टू डायरेक्ट एक्शन ऑन इंटेस्टाइन रिड्यूसिंग प्रोपल्सिव मूवमेंट। प्रोपल्सिव मूवमेंट क्या है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो स्टमक के अंदर मूवमेंट होती है, इससे हम एक बहुत अच्छा नाम देते हैं, और नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। स्टमक के अंदर जो मूवमेंट होती है खाने की, लेकिन वो प्रोपल्सिव मूवमेंट भी उसे कहते हैं, उसका एक पर्टिकुलर दूसरा नाम भी है। ये क्या करते हैं कि ये रिड्यूस करते हैं उस मूवमेंट को। जब उस मूवमेंट को रिड्यूस करते हैं, हाँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो उसकी डिक्रीज़ होने की वजह से जो फूड है वो बाकायदा पहुंच नहीं रहा होता उन जगहों पर जहाँ पर उसके ऊपर मुख्तलिफ एसिड्स की और बाइल सॉल्ट्स की और गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रेशन होनी है और डाइजेशन होनी है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता। और डाइजेस्ट ना होने की वजह से क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन होती है। लेकिन इस तमाम चीज़ों की वजह क्या है कि ये डायरेक्टली एक करता है प्रोपल्सिव मूवमेंट पर या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पर, और उस मूवमेंट की वजह से खाने की जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाती और वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता। अच्छा, स्पाज़म ऑफ स्फिंक्टर ये वो जगह है जहाँ से कई जूस या कई जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं या साल्ट्स हैं या बाइल सॉल्ट्स हैं वो रिलीज़ होती है, उसको भी ये डिक्रीज़ कर देता है। और ऑटोमेटिकली इफेक्ट क्या पड़ता है कि जितनी भी जीआईटी की सिक्रेशंस है, चाहे वो पैंक्रियाटिक जूस है, चाहे HCl है, जितनी भी हमारे पास जितनी भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उन सब की रिलीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता। और जब तक खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक वो हमारी बॉडी से रिलीज़ नहीं होगा, तो ये डायरेक्टली कॉज बनता है कॉन्स्टिपेशन का। स्मूथ मसल पे बिलियरी ट्रैक्ट में बिलियरी कॉलिक या क्लोजर ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। बिलियरी कॉलिक क्या है कि हमारे पास जो बाइल सॉल्ट जहाँ से रिलीज़ होती है, सही है, वहाँ पे आकर कोई स्टोन या कोई जो पत्थर वगैरह है वो आके स्ट्रक हो जाता है, बच जाता है, जिसकी वजह से जो बिलियरी बाइल सॉल्ट्स या एसिड्स हैं वो रिलीज़ नहीं हो रही होती। इसे हम बिलियरी कॉलिक कहते हैं। यूरिनरी अर्जेंसी बट डिफ़िकल्टी ब्रोंकोस्पाज्म, ये जो ब्लैडर है आपका यूरिनरी ब्लैडर, उसमें भी ये मसला करवाता है कि उसको भी चौक करवा देता है, जिसकी वजह से आपको जो यूरिन पास करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसको हम ब्रोंकोस्पाज्म भी कहते हैं। मॉर्फिन फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ऑरली। इसको हम ऑरली बहुत कम देते हैं या नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप भूल गए तो दोबारा बता देता हूँ कि जो भी ड्रग जाती है हमारी बॉडी में वो सबसे पहले जाती है लीवर में। लीवर से उसका तकरीबन 70 to 75% अमाउंट डायरेक्टली बग़ैर यूज़ हुए ही एलिमिनेट हो जाता है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जो रिमेनिंग ड्रग होती है हमारे पास 20 to 25 या 30% वो अपना एक्शन शो करती है। तो हम जो भी डोजिंग करते हैं हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को याद रखते हैं, और वो तमाम ड्रग्स जो IM या IV दी जाती है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाती है या टिश्यू लेवल में जाती है, उसका हमारे सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए उनके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो इनके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इनको ऑरली नहीं देते, हम IM या IV इनको देते हैं। फिर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लिवर, स्प्लीन, किडनी। कहाँ पर मॉर्फिन ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है? उसमें हमारे पास लीवर है, स्प्लीन है और किडनी है। इंटर्स ब्रेन स्लोली। जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको वो ड्रग्स कॉज कर सकती है जो लिपिड में जिनके अंदर लिपिड कंटेंट ज़्यादा हो, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो हाईली लिपिड कंटेनिंग बैरियर है। तो ये जो है इनके अंदर ये लिपिड्स इतना नहीं होता, इसलिए ये इंटर्स जो ब्रेन है ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर दाखिल होते हैं। इनकी वहाँ पर रीच या पहुँच इतनी ईजी नहीं है, ये नहीं दाखिल हो सकते वहाँ ज़्यादा अमाउंट में। रीडली क्रॉसेस प्लेसेंटल बैरियर, डिपेंडेंस इन फीटस। और अगर कोई ऐसी वुमेन यूज़ कर रही हैं जो मतलब प्रेग्नेंट है, तो इसके अंदर ये मसला है कि प्लेसेंटल बैरियर को बहुत तेज़ी के साथ क्रॉस करता है, और जो डिपेंडेंस है फीटस में, बेबी के अंदर जो डिपेंडेंस है वो क्रिएट हो सकती है। मेटाबॉलिज्म इन लीवर बाय ग्लूकोरोनाइडेशन, वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स बनते हैं इसकी लीवर में। ग्लूकोरोनाइडेशन इस प्रोसेस का नाम है, सही है। मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड
एनाल्जेसिक है, ये रीनल फेलियर में और प्रोलॉन्ग एनाल्जेसिया करवाता है। ये भी इस शक्ल में ये मेटाबोलाइज होता है और ये इसके एक एक्टिव फॉर्म है मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड जो एनाल्जेसिक का रोल प्ले करता है। मॉर्फिन 3 ग्लूकोरोनाइड नो एनाल्जेसिया न्यूरो एक्साइटेटरी। ये न्यूरो एक्साइटेटरी ये आपके दिमाग को जो एडिक्शन वगैरह करवाता है वो ये कंपाउंड है मॉर्फिन 3 ग्लूकोरोनाइड, और जो हमारे पास एनाल्जेसिया करवाता है वो मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड है। एक्सक्रीशन इसकी कैसे होती है?